अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है फिश एंडोक्रिनोलॉजी। पहले हम बेसिक लर्न करेंगे कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या है, इसमें हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है, इसका फंक्शन क्या होता है और फिश के अंदर ये इसका काम क्या है और फिश में ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, एंडोक्रिनोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स हैं, एंडोक्राइन और लॉजी। एंडोक्राइन का मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम, और लॉजी का मतलब है स्टडी। इसका मतलब है एंडोक्रिनोलॉजी में हम एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करेंगे। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक्चुअली ये क्या है कि देखो, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। एक जो सिस्टम है ना उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम का एक्चुअली काम होता क्या है कि जब भी आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, मतलब कोई स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपकी बॉडी उस कंडीशन को कोप अप करती है और आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखती है, मतलब मेंटेन रखती है। जब भी कोई चेंज आएगा बॉडी कोशिश करेगी कि हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहे, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे। ठीक है। तो उसके लिए ये अपने एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम एक्चुअली रैपिड होता है, और ये कब होता है, जब कोई सडन चेंज आता है, जब कोई सडन स्टिमुलस आता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी फौरन से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जो कि किसी भी मैसेज को रिसीव करेगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा, डिसाइड करेगा कि आगे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है, वो रैपिड होता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म होता है, मतलब फौरन से एक्टिवेट होके उसका असर कुछ टाइम तक ही रहता है। इसके बरक्स जो दूसरा सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये आपके बॉडी, फिश की बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसमें मेटाबॉलिज्म है, उसकी ग्रोथ है, उसकी रिप्रोडक्शन है, उसकी माइग्रेशन है, उसका बिहेवियर है, ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये इसका अफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक इसका अफेक्ट रहता है, और ये एक्टिवेट जो है ना वो थोड़ा टाइम के बाद होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम में एक्चुअली हम हॉर्मोन्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। अब जो हॉर्मोन्स हैं ये एक्चुअली केमिकल सिग्नल्स हैं। ठीक है। ये केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये आपकी बॉडी के रेगुलेटरी मैसेजेस जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और उसमें कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही होती है हॉर्मोन्स। ठीक है। अब जो, जैसे कि आपकी जो बॉडी है वो हॉर्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज कर देती है, लेकिन अब जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एक स्पेसिफिक हार्मोन आपकी बॉडी ने रिलीज किया है वो पूरी बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। कुछ हार्मोन्स हैं जो पूरी बॉडी पे एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सेल के ऊपर ही जाके एक्ट करते हैं, और वो उन सेल पे जाके एक्ट करेंगे जहां पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज कर दिया गया, इंसुलिन हार्मोन। डिफरेंट सेल्स होंगे, लेकिन ये हार्मोन जो है ये उसी सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा जहां पे, जिस सेल के पास इसके रिसेप्टर्स हैं। ये इंसुलिन है, ये उस सेल के पास आया जहां पे इसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है। ये हर सेल के ऊपर एक्ट नहीं करता।
ठीक है। तो ब्लड के अंदर हार्मोन होने के बावजूद ये हर सेल को एक्ट नहीं करेंगे, हर सेल पे जाके एक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं सेल पे जाके एक्ट करेंगे जहां पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी बात की है कि हॉर्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन वो तमाम सेल्स पे जाके एक्ट नहीं करते, वो सिर्फ टारगेट सेल को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी हार्मोन है, उसको रिलीज किया गया है, वो है हार्मोन ए, और यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ठीक है। एक के ऊपर रिसेप्टर्स हैं ए वाले के, दूसरे के ऊपर रिसेप्टर्स हैं ए और बी के, और तीसरे के पास रिसेप्टर्स हैं बी के, ठीक है। अब ये सारे हॉर्मोन्स क्या है, ब्लड के अंदर है। तो ए वाला जो है वो कभी भी बी वाले पे जाके एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास इसके रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है। और सेम जो बी वाला है वो कभी भी ए पे जाके एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए वाले के पास इसके रिसेप्टर्स नहीं है। हाँ, इसमें जो ए और बी वाला है वो जो है इस सेल पे जाके एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों के रिसेप्टर्स हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ब्लड के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल पे जाके ही एक्ट करेंगे। और अंडरस्टूड? अच्छा जी, अब जो एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम हॉर्मोन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हॉर्मोन्स हैं ये कुछ ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं, और वो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। डियर स्टूडेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ना, ये डक्ट लेस होते हैं। डक्ट लेस होते हैं मतलब किसी नाली के अंदर ये रिलीज नहीं हो रहे, ये सीधा सीधा ब्लड में जा रहे हैं, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, ये डक्टेड होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो है वो डक्ट में रिलीज होते हैं और वो सरफेस के ऊपर जाके एक्ट करता है, जबकि जो एंडोक्राइन है ये क्या है, ये डक्टेड ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। और ये आपके ब्लड में डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है, और ये पूरी बॉडी में फ्लो करता है, लेकिन कहाँ पे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल पे। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपकी बॉडी में एक्चुअली काम क्या करता है, ये आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम ऐसे ही अगर ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम है, एक हार्मोन है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, अगर ये ग्रोथ हार्मोन जब भी फिश जो है उसकी हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद जो है वो क्या है, हैचलिंग्स हैं, लार्वा है, फिर वो फ्राई, फिंगरलिंग, अडल्ट, ब्रूडर्स, इन सब में उसकी ग्रोथ इंक्रीज होनी है। जब ग्रोथ का पीरियड होगा ना, तो इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी में जाहिर है ब्रेन भी तो प्रेजेंट है ना, तो ब्रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स हैं। एक है हाइपोथैलेमस और दूसरा है पिट्यूटरी। डियर स्टूडेंट, जो हाइपोथैलेमस है ना, ये सेम ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक स्कूल या कॉलेज में कोई प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है, या फिर आप कह लो कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई वीसी है, ठीक है, या चांसलर है। एक चांसलर होता है, उसके बाद वाइस चांसलर होता है। तो चांसलर ने कोई काम नहीं करना होता, उसने सिर्फ जो है ऑर्डर दे देना है। चांसलर वाइस चांसलर को ऑर्डर देगा, और वाइस चांसलर किसको ऑर्डर देगा, आगे जो फैकल्टी रखी हुई है उसको। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, ना तो चांसलर ने कोई काम करना है और ना ही वाइस चांसलर ने कोई काम करना है, सिर्फ और सिर्फ जो फैकल्टी है वो काम कर रही है। तो सेम यहाँ पर क्या है, जो हाइपोथैलेमस है ना, वो सिर्फ ऑर्डर देगा। किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी को। जब भी कोई चेंज आएगा तो ये पिट्यूटरी को सिग्नल दे देगा कि अब ये चीज रिक्वायर है बॉडी में, अब इसको, इस केमिकल को प्रोड्यूस करना शुरू करो। तो पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी उस टारगेट ऑर्गन के पास जाता है जहां पर उस केमिकल की जरूरत है, और उसको रिलीज करवाता है, ठीक है। तो देखो, जैसे ग्रोथ, हमने कुछ हॉर्मोन्स जो है ना, पहले शायद डिस्कस किया है कि जो हॉर्मोन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रोपिक हार्मोन। नॉन ट्रोपिक हार्मोन कौन से हार्मोन है? जो पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं ना, वो डिफरेंट, मतलब एक जगह से रिलीज हो रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गन पे जाके वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो पूरी बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे, तो वो ट्रॉपिक हार्मोन होंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि यहाँ से पिट्यूटरी जो है वो सिग्नल देती है, कोई हार्मोन केमिकल को रिलीज करवाती है, और वो केमिकल ब्लड में जाके ये गुनेड्स के ऊपर जाके एक्ट करती है। गुनेड्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन हो सकती है या फिर ओवरी। टेस्टोस्टेरोन होगी तो ये मेल फिश होगी, ठीक है, ओवरी होगी तो ये फीमेल फिश होगी। तो ये पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है और सिर्फ टेस्टिस पे या ओवरी पे जाके एक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा हार्मोन है? ये ट्रॉपिक हार्मोन है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये क्या है? नॉन ट्रॉपिक है। इसका मतलब है फिंगरलिंग्स के जो हैचलिंग है उसके बाद फिश जो है वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और वो ग्रोथ कैसे स्टार्ट होगी? वो ग्रोथ उसके हाइपोथैलेमस उसकी पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाओ। ठीक है। जो पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी का साइज कितना होता है? पिट्यूटरी का साइज मटर के दाने जितना होता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का साइज जो है ना होता है ना, ये बादाम के दाने के जितना होता है। आलमंड जितना साइज है, जितना उसका वेट है, उतना ही इसका साइज होता है। तो पिट्यूटरी जो है ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगी, और ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा और पूरी बॉडी की ग्रोथ ही इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी है ना, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके एक को हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरी को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो हॉर्मोन्स है ना, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स को सॉरी न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, पिट्यूटरी में उसको स्टोर कर देते हैं, और फिर जब टाइम आता है तो उसको रिलीज करवा देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास जो है ये है फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या, हमारे पास है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से क्या होगा कि रिलीज करवाएगा, ये एक है डंडी, और इस डंडी को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ से ये है एक नीचे वाला इसका हिस्सा, ये है यहाँ से एक ये पार्ट, ये नीचे वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ, पिट्यूटरी ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि पिट्यूटरी जो है उसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, ये इनफंडिबुलम है, और ये सारे का सारा जो पार्ट है ये क्या है? पिट्यूटरी। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं कि ये है पोस्ट इंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि अडीनो हाइपोफाइसिस, और ये क्या है? ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कुछ क्या है? न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। और न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स एक्चुअली, अगर लेट मी एक्सप्लेन, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास कोई सेल बॉडी, ये न्यूरॉन जो है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये पार्ट है, ठीक है, और एक जो है ना यहाँ पर उसका पार्ट है, नीचे पार्ट इसका होता है, ठीक है। यहाँ पे एक उसका हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यहाँ पे ये सारी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और ये जो सारी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये सारे का सारा क्या है? ये एक्सॉन है। ये ऊपर वाले डेंड्राइट है, ये एक्सॉन्स है, और ये न्यूरॉन का पार्ट है। अब कुछ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो है ना, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो हॉर्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाके उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इस पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और इसको हम अडीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, और यहाँ से न्यूरॉन ने हार्मोन जो रिलीज किए हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। जब वक्त आएगा तो फिर वो इन हार्मोन को रिलीज करवा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्मोन किसने रिलीज करवाया? न्यूरॉन ने रिलीज करवाया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे का सारा जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करे, आपकी ग्रोथ की जो डेवलपमेंट है, पहले डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, जाहिर है, उसके बाद क्या है वो ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा क्या काम करता है? आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनी केमिकल रिएक्शन, आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो भी
एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फर्टिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कि अगर कोई फिश जो है वो ब्रूडर है, मतलब वो फर्टाइल है, वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं, ये भी उसका एंडोक्राइन सिस्टम ही डिसाइड करता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी फिश के अंदर ये हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज, और इसमें हॉर्मोन्स जो हैं वो वही हॉर्मोन्स जो है जो कि हमें चाहिए उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, वो अगर प्रॉपर हैं, इतना रिलीज हो रहा है कि उसमें रिप्रोडक्शन करवा सके, तो इसका मतलब है कि वो फर्टाइल है, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकती है। और अगर उसमें एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है वो इनफर्टाइल है। तो ये सारी की सारी जो आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं वो हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये दो काम करते हैं। एक काम ये करता है कि हार्मोन को सिंथेसाइज करवाता है, दूसरा ये हार्मोन को स्टोर भी करता है। जब भी जरूरत पड़ेगी वो इन हॉर्मोन्स को बॉडी से रिलीज करवा देता है और डिफरेंट ऑर्गन पे जाके वो एक्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि इन ग्लैंड के पास सेंसिंग और सिग्नलिंग सिस्टम होता है। ठीक है। सेंसिंग और सिग्नलिंग मतलब सेंस कर लेता है और फिर सिग्नल देता है कि अगर इसने कोई हार्मोन को रिलीज करवाना है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब वो 1 घंटे के लिए, 2 3 4 पूरे लाइफ टाइम के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए उसको रिलीज करवाना है। जैसे कि अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ज्यादातर जो ग्रोथ होती है वो कब है, कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एज जो है 12 से 22 तक मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो होती है। ठीक है। तो ड्यूरेशन डिसाइड करता है सेंसिंग और सिग्नलिंग सिस्टम के, हार्मोन अगर हम कोई रिलीज करवा रहे हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी और वो कितना पावरफुल होगा, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, क्या थोड़ा सा रिलीज करवाना है, थोड़ा सा ज्यादा करवाना है, कितना करवाना है। तो उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी ड्यूरेशन कौन डिसाइड करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और देखो फॉर एग्जांपल ये जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की हमने बात की थी कि पहले जब फिश जो है वो हैचलिंग आ गई है, वहां से मतलब एग से वो निकली है तो उसको हम हैचलिंग कहेंगे। फिर फ्राई, फिंगरलिंग्स। ठीक है। तो देखो तब फिश की बॉडी का जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी को कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा दो। ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन हो रही होगी तो वही पिट्यूटरी मैक्सिमम क्या करेगी, हार्मोन को रिलीज करवाएगी। जब ग्रोथ जो है वो पूरी हो जाएगी, मतलब ब्रूडर्स तक मैक्सिमम ग्रोथ का पीरियड होता है ना कि उससे एक्सीड नहीं कर सकता, तो जब वो एक मैक्सिमम एज तक पहुंच जाती है, उसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है, तो वही पिट्यूटरी जिसको हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया था कि तुम रिलीज करवाओ हार्मोन को, वो पिट्यूटरी अब हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है कि अब इसकी सक्रीशन को स्टॉप किया जाए। ठीक है। तो ये इस सिस्टम को हम फीडबैक कहते हैं कि जिसने उसको रिलीज करवाया है अब हम उसी से उसको स्टॉप करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट, जो सेल टू सेल सिग्नलिंग है ना, मतलब सिग्नलिंग जो हम दे रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक है न्यूरो हार्मोन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करवाते हैं और उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है। और वो हार्मोन है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है। इनका काम हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। उसके बाद जो दूसरी सिग्नलिंग है वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब है कि दो सेल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं और ओके, तो जो दूसरी सिग्नलिंग है वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब है कि दो सेल्स हैं वो एडजेसेंट है एक दूसरे के, मतलब थोड़ा पास ही है। तो यहाँ से हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है और वो अपने पास वाले सेल के ऊपर जाके, यहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है और ये अपने एडजेसेंट सेल के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है। तो अगर कोई हार्मोन, कोई सिग्नलिंग अपनी एडजेसेंट सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो उस सिग्नलिंग को हम कहेंगे ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है। ठीक है। उसके बाद जो अगली सिग्नलिंग है वो है ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, मतलब ये
कि यहाँ पे एक हार्मोन है, जैसे कि ये वाला जो हार्मोन है वो रिलीज कर रहा है, ये हार्मोन है, ये अपने अंदर कुछ केमिकल्स, मतलब ये एक सेल है जो हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है, कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रहा है। और ये जो केमिकल्स हैं ये उसी सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, बजाय इसके कि वो किसी और सेल पे जाके एक्ट कर। तो इसमें होता क्या है कि जो साइटोकाइंस हैं, जो इंटरल्यूकन्स हैं, इंटरल्यूकन्स और साइटोकाइंस जो हैं, ये जिस सेल से रिलीज होते हैं उसी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। उसके बाद है इंट्राक्राइन सिग्नलिंग, मतलब एक सेल के अंदर ही वो एक्ट कर रही हैं, विद इन अ सेल हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा, जैसे कि सेवरल पेप्टाइड हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन जो है वो इंट्राक्राइन सिग्नलिंग की तरह पे एक्ट करता है। ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स है वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है। एंडोक्राइन एक्शन जो है वो क्या करता है कि हार्मोन ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक्ट करते हैं। ठीक है। और जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है उसमें क्या है, वो नेबरिंग सेल पे जाके एक्ट करते हैं। और ऑटोक्राइन क्या होते हैं, जो कि अपने ही ऊपर जाके एक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट सिग्नलिंग्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो हॉर्मोन्स हैं डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स हैं, कुछ जो है उनकी नेचर पेप्टाइड और प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, कुछ फैटी एसिड इन नेचर होते हैं। अब कौन सा हार्मोन जो है वो पेप्टाइड इन नेचर है, कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, फैटी एसिड्स हैं, इनकी डिटेल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि फिश के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी डे एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी माइग्रेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।